नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसजीएस न्यूज़ के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म कौन तोड़ेगा? क्या कोई ऐसी घटना होगी? क्या कोई ऐसा चुनाव होगा? या कुछ ऐसा होगा जिससे जो उनका तिलिस्म है या उनका जादू है, वो भारतीयों के जो मानस पटल पर छाया हुआ है, वो थोड़ा कम होगा? अभी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है भारत में करोड़ों की, जिन्हें मोदी जी की गवर्नेंस में कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, कुछ भी। उन्हें कोई भी आर्गुमेंट दीजिए तो वो ऐसा लगता है कि वो चिकने घड़े के ऊपर जैसे पानी डालते हैं वो हाल होता है, तो उस किस्म की कंडीशंस हैं। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र बरकरार रहता है, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, तो वहां पर फिर बहुत बार जनता कई प्रकार से ऐसे झटके देती है, कई किस्म से ऐसे झटके देती है कि जहां अच्छों अच्छों का अहंकार भी टूट जाता है और जो पैर जमीन पर नहीं थे वो भी जमीन पर वापस आने शुरू हो जाते हैं। और तब उनकी सारी विनम्रताएं भी वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तब वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इंस्टीट्यूशंस की दुहाई देते हैं। ये फर्क है विपक्ष में बैठने का और खास तौर से सत्ता पक्ष में बैठने का। और सत्ता पक्ष तो हमेशा से अहंकार देता आया है। आज इस विषय में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ नेहा शुक्ला जी, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टीवी, जो कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, उनको केटर करते हैं, वो हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी बीच में जुड़ने वाले हैं। जैसे जैसे वो जुड़ते जाएंगे हम उनकी फीड भी लेते जाएंगे। नेहा जी, कर्नाटक का चुनाव एक लिटमस टेस्ट है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो विश्लेषक हमारे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार वहां पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शक मित्रों की, कर्नाटक में आज तक बीजेपी को कभी भी बहुमत नहीं मिला विधानसभा के अंदर। ये एक इतिहास है। अधिकतर वो पास आके या थोड़ा नीचे रह के अटकते हैं, फिर वो ऑपरेशन लोटस के द्वारा हमेशा उन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं, जोड़ तोड़ के द्वारा, खरीदारी करके। और इस बार भी एक और लिटमस टेस्ट है। कर्नाटक लगभग 6.5-7 करोड़ के आसपास, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे आप कहते हैं टेक्नोक्रेट्स हैं, मैनेजमेंट के पीपल हैं, आईटी पीपल हैं। एक बैंगलोर का मेट्रोपॉलिटन रीजन, बैंगलोर सिटी, बैंगलोर रूरल और उसके आसपास का जो रीजन, जैसे दिल्ली में एनसीआर कहते हैं, 2.5 करोड़ की आबादी है उसकी। और ये सारे लोग काफी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। आईटी के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये बड़े एक प्रबुद्ध वर्ग है भारत का, और सबसे संपन्न वर्ग में से एक माना जाता है। पूरे भारत के लोग यहाँ पर काम करते हैं आके। ये इनका भी टेस्ट है। 2019 के चुनाव में इस खास तौर से बैंगलोर के मेट्रोपॉलिटन रीजन में 32 सीटें थी, जो कि रूरल और सिटी के अलावा भी थोड़ी और सीटें होती हैं। उस 32 में से भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 11 सीटें थी और बाकी सीटें कांग्रेस और जेडीएस के पास थी। जेडीएस 2-3 थी बस। लेकिन इस बार इस प्रबुद्ध वर्ग का एक कड़ा टेस्ट होगा। ये हमें एक रुझान बताएगा कि ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है भारत का, जिसे हम कई बार कहते हैं कि शायद ये अफीम खा के बैठे हैं, अपनी भाषा में कई बार इन शब्दों का हम उपयोग भी करते हैं, कि ये जो वर्ग है खास तौर से जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, संपन्न है, इनका रुझान इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि ये बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन का जो 32 सीटें हैं ये कहां जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी 11 ही सीटें थी उनके पास। तो क्या इस बार कोई चेंज होगा उसमें? अगर कुछ चेंज होता है तो वो इस बात को परिलक्षित करेगा कि भारत के वोटर का जो एक मानस है, जो मन है, वो किस ओर जा रहा है, और क्या वो जो पहले थोड़े से दिग्भ्रमित थे तो थोड़ा क्या माया जाल कम हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो लिटमस टेस्ट होगा, बहुत सारी क्या कहते हैं कि जो आंकड़े हैं, जो हमारी सोच है, उस पर रोशनी की डालेगा। इस बीच हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले नेहा जी, मैं आपके पास ही आता हूँ कि मैंने आपको पृष्ठभूमि दी है कि कर्नाटक ही है जो मोदी जी का तिलिस्म तोड़ सकता है। और यहाँ पर हमारे विश्लेषक कहते हैं कि
शायद भारतीय जनता पार्टी 60 से 80 सीटें लाने में भी बहुत स्ट्रगल करती नजर आएगी। एंटी इनकम्बेंसी है, 40% कमीशन के चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार है, येडियुरप्पा को साइडलाइन किया हुआ है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसके ऊपर कि 2024 आने से पहले ये उसका एक छोटा-सा ट्रेलर है। जी। जी, दिनेश सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, और अमिताभ जी आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं इस मंच पर आपसे। शुरुआत करना चाहूंगी। जी, कर्नाटक में नो डाउट सर, टेस्ट तो है ही, और इस टेस्ट में बीजेपी पिछड़ती भी नजर आ रही है। ओपिनियन पोल इस बात का खुलासा कर चुके हैं। और राहुल गांधी का ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है इस वक्त देश में, आपको पता ही है विदेशों में भी कमेंट्स हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के भीतर जो चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और इस पर जो बयान हमारी सरकार के मंत्री की आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक हताशा भरे बयान नजर आते हैं। कर्नाटक एक अहम रोल इसलिए निभा रहा है सर, क्योंकि जिस स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया लोकसभा एमपी के रूप में, वो स्टेटमेंट भी कोलार से ही जो है, कर्नाटक से ही जो है वहां पर दिया था उन्होंने। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी कन्नड़ हैं, और कांग्रेस जो है यहाँ पर राज्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन रही है, विपक्ष की जो भूमिका भी निभाती आई है पिछले। दर्शकों के लिए नेहा जी जोड़ दूं, कोलार डिस्ट्रिक्ट जो है बैंगलोर के राइट में, यानी कि साउथ ईस्टर्न टिप जो है कर्नाटक की, जो तमिलनाडु से टच करती है, वहां पर पड़ता है। जी जी, शुक्रिया बताने के लिए। इतना मुझे मैप के अकॉर्डिंग पता नहीं था कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है जगह। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की याद दिलाना चाहूंगी सर मैं आपको, कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 18 दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में गुजारे, और इन 18 दिनों में राहुल गांधी को जो समर्थन और जो प्रोत्साहन और जो प्रेम मिला कर्नाटक वासियों से, ये कहीं ना कहीं ये प्रेम इसीलिए भी था, इसकी पृष्ठभूमि ये भी रही कि बीजेपी की सरकार में जो करप्शन चल रहा है, जो वहां पर हताशा है, जो ध्रुवीकरण है, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा या फिर इसका नुकसान जिस भी वर्ग को हुआ है वो परेशान था, परेशान चल रहा है, और राहुल गांधी से मिलकर उन्हें उम्मीद लग रही थी। तो ये वजह रही कि 18 दिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में बिताए, और मुझे एक तस्वीर भी याद आ रही है उनकी, कि बारिश हो रही थी बहुत झमाझम, और वो स्पीच दे रहे थे, और उनका जो स्पीच था वो काफी प्रभावशाली भी लग रहा था। तो राहुल गांधी के लिए ये जो कर्नाटक का चुनाव है, नतीजतन मतलब मुझे लगता है यकीनन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऊर्जा उनमें दिख रही है, विपक्ष के नेता के रूप पर वो मजबूती से उभर रहे हैं। उन विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है जो अब तक राहुल गांधी के नाम पर बिल्कुल कांग्रेस से बिदके हुए नजर आते थे। और ये सारी सिचुएशन जो पृष्ठभूमि है या फिर स्थिति बनी हुई है देश में, ये सब कांग्रेस के फेवर में दिख रही है, और कर्नाटक इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। आपने शुरुआत में ही वो भूमिका बना दी थी कि कर्नाटक किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता रहा है, और मुझे इसमें थोड़ा सा मैं जोर देना चाहूंगी कि हमें हिमाचल के जो नतीजे आए अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। आज ही की एक डेवलपमेंट है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें जल्दबाजी नहीं करती नजर आ रही है। बीजेपी उन विधायकों को पहले नोटिफाई कर रही है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिनके प्रति लोगों में गुस्सा है। तो पहले सोच समझकर ही बहुत धीरे धीरे वो उम्मीदवारों का चयन करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने तो लगभग 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, और उनकी पार्टी में एकता इस तरह से दिख रही है कि कोई विरोध का जो सुर है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी बहुत ही संभल कर स्टेप लेना चाह रही, तो कहीं ना कहीं डर बीजेपी के खेमे में है। बेशक येदियुरप्पा ने संन्यास लेने की बात कर दी, लेकिन उसका भी प्रभाव जो है बीजेपी में या फिर सहानुभूति के रूप में वोट हासिल कर पाएंगे। येदियुरप्पा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव लड़ा जाएगा कर्नाटक का, लेकिन और जो सीएम मुंबई है उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर ही दिए हैं खुद पार्टी के आला कमान ने येदियुरप्पा पर ज्यादा भरोसा जताकर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि कर्नाटक में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने ये कोशिश की कि मुस्लिम्स का जो
ओबीसी कोटा है उन्होंने खत्म कर दिया और उसे वो कलिंगा और लिंगायत में बाँट दिया है। वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और फिर हर साम-दाम, दंड-भेद जो उनकी राजनीति का तरीका है वो आज़मा रहे हैं। देखिए कि कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। अभी तो मुझे ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो कांग्रेस के फ़ेवर में जाता दिख रहा है और ओपिनियन पोल में जो कहा जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, इसके आसार मुझे भी लग रहे हैं और ये राहुल गांधी के लिए यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। हुँ।